2 मई 2022 के दिन पटना शहर के फुलवारी शरीफ गांव में सुबह सुबह एक लड़का अपने घर में उठा और जैसे वो अपने कमरे से निकलकर अपने लिविंग रूम में गया, उसे वहां अपने पिता की लाश फर्श पर पड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और रोते रोते बाहर आया। उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस लाश को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोस्तों, अब ये लाश किसकी थी और यहाँ क्या कुछ हुआ था, ये बताने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शहनाज और जफरुद्दीन की है। पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ में शहनाज पढ़ लिख कर बड़ी हुई तो उसकी शादी की बात उसके घर वाले करने लगे। बिहार के लखीसराय में शहनाज के घर के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया, जिसका नाम जफरुद्दीन था, जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। जफरुद्दीन सऊदी में अच्छा पैसा कमा रहा था, इसलिए शहनाज के पिता को अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लगा। दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से शादी कर दी गई। कुछ साल बाद ही दोनों के 2 बेटे हुए। इसी दौरान जफरुद्दीन सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है और नोएडा में नौकरी करने लगता है। कुछ ही रोज बाद जफरुद्दीन बीवी बच्चों को भी नोएडा में बुला लेता है और किराए का मकान लेकर यहीं रहने लगता है। 2 साल बाद 3 मई 2022 को ईद थी। जफरुद्दीन और उसकी बीवी शहनाज ने ईद अपने परिवार वालों के साथ मनाने के लिए फुलवारी शरीफ जाने का फैसला लिया। दरअसल जफरुद्दीन ने शहनाज के कहने पर फुलवारी शरीफ में अपना भी एक घर बनवा रखा था, क्योंकि शहनाज अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, उसे अपने मायके के पास ही रहना था और जफरुद्दीन भी नौकरी की वजह से ज्यादातर समय देश से बाहर ही रहता था, इसलिए वो भी शहनाज की ये जिद आसानी से मान जाता है। जफरुद्दीन, शहनाज, उसके दोनों बेटे, जिसमें से एक की उम्र 10 साल की थी और एक की 4 साल की थी, ये चारों यहाँ नोएडा से दिल्ली आए और इन्होंने दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट पकड़ी और अपने उसी घर में चले गए जो यहाँ जफरुद्दीन ने बनवा रखा था। खैर, अब ये पूरा परिवार 1 मई के दोपहर होते होते पटना पहुँच चुका था और जब इन्होंने अपना वो घर खोला तो ये घर अंदर से बहुत ज्यादा गंदा था, क्योंकि ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। फिर सभी ने मिलकर इसकी साफ सफाई करी। शाम होते होते जफरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न वो मार्केट से जाकर थोड़ा सा सामान वगैरह ले आए। रोजा इफ्तार के बाद उसने अपने बड़े बेटे को अपने साथ लिया और सामान लेने के लिए बाजार निकल गया, जबकि घर में उसकी पत्नी शहनाज और उसका छोटा बेटा मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो सामान लेकर वापस अपने घर आता है और फिर रात में सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया और इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जब 2 मई की सुबह सभी उठे तो जफरुद्दीन के सबसे बड़े बेटे ने ही सबसे पहले अपने पिता की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई देखी, जिसके बाद आसपास के इलाके में हल्ला मच गया। सभी इस घर के अंदर देखने आने लगे कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था और जफरुद्दीन को आखिर किसने मारा। खैर, अब तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अंदर घुसी। पुलिस ने अंदर से सारे सबूत उठाए और जफरुद्दीन की लाश भी उठाई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यही सबूत उठाते उठाते उनको यहाँ जफरुद्दीन की लाश के पास ही एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि ढक्कन से बंद था। और जब पुलिस ने इस कुकर को ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि यही मर्डर वेपन है, क्योंकि ये पूरी तरह से जफरुद्दीन के खून से सना हुआ था। उसके ऊपर जफरुद्दीन के सर के बहुत सारे बाल लगे हुए थे, क्योंकि इसी कुकर से जफरुद्दीन के सर पर हमला किया गया था और उसका सिर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जी हाँ, इतनी बेरहमी से जफरुद्दीन को मारा गया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक जफरुद्दीन को पहचान नहीं पा रहे थे। सिर्फ कपड़ों के बिहाफ पर ही यहाँ जफरुद्दीन को पहचाना गया। खैर, अब यहाँ से पुलिस की पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में सबसे पहले पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि क्या किसी ने रात को यहाँ से आते जाते किसी को देखा या फिर किसी ने कोई आवाज सुनी, तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद अब घर के अंदर से ही लोगों को उठाना स्टार्ट किया गया और उनसे पूछताछ स्टार्ट की गई। सबसे पहले यहाँ किसी और से नहीं बल्कि जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज को बैठाकर उससे पूछताछ की गई और उसने बताया कि रात को सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने गए। जफरुद्दीन और मैं एक साथ अपने कमरे में सो रहे थे। फिर रात को तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली, क्योंकि बाहर लिविंग रूम में खटपट की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर तुरंत मैं अपने रूम से बाहर निकली और लिविंग रूम में गई। वहाँ मैंने देखा कि 2 लोग जिन्होंने नकाब पहना हुआ था वो जफरुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं। असल में ये दोनों लोग चोरी करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो चोरी कर पाते जफरुद्दीन की यहाँ आंख खुल गई और वो उन चोरों के साथ ही भिड़ गए। खैर, जब शहनाज मौके पर पहुंची तो वो भी जफरुद्दीन की मदद करने के
के लिए बीच लड़ाई में कूद पड़ी, लेकिन उन चोरों ने शहनाज को भी नहीं बख्शा। उसके भी सर पर 2 बार वार किए और उसके गले में जो सोने की चैन थी उसे तोड़कर उन चोरों ने शहनाज को एक नशीली दवाई सुंघाई, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। जिसके बाद उसे होश तभी आया जब उसका बड़ा बेटा सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और उसने शोर मचाना शुरू किया। जब उन दोनों बेटों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनको रात को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगर ऐसी आवाज सुनाई देती तो उनकी आंख जरूर खुल जाती। इधर पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को शहनाज पर शक होने लगा था, क्योंकि जफरुद्दीन के घर के अंदर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। एक ही दरवाजा था जहां से लोग या तो अंदर आ सकते थे या बाहर जा सकते थे, लेकिन उस दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं से ये दरवाजे के ताले को तोड़ा गया है या फिर कुंडी को तोड़ा गया हो, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मली बंद था। और जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हो सकता है हम रात को अपना मेन गेट बंद करना भूल गए हों। इसके अलावा पुलिस को एक बात और अजीब लग रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान घर में ही मौजूद था। सिर्फ एक चेन के अलावा और कोई आइटम चोरी नहीं किया गया था। सिर्फ एक चेन के लिए क्या 2 चोर यहाँ घुसेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। और क्या सिर्फ एक चेन के लिए ही वो एक मर्डर भी कर देंगे? ये भी संभव नहीं लग रहा था। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब जफरुद्दीन जाग गया चोरी करते टाइम और वह उन चोरों के साथ लड़ पड़ा और उन दोनों चोरों ने प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के ऊपर हमला किया और उसकी पत्नी को भी नशीली दवाई देकर उसको भी जमीन पर लेटा दिया। अब वो दोनों जो उस घर में चोरी होने से रोक सकते थे, वो ही दोनों यहाँ जमीन पर लेट चुके थे। तो चोरों ने और सामान की चोरी क्यों नहीं की? उनके पास तो पूरा टाइम था। ये बात सोचने वाली थी और यही बात पुलिस के भी जहन में आई कि घर का और सामान चोरी क्यों नहीं हुआ, सिर्फ एक चेन को छोड़कर जो कि शहनाज ने गले में पहनी हुई थी। अब सीधे तौर पर पुलिस का शक यहाँ शहनाज यानी कि जफरुद्दीन की पत्नी के ऊपर हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिसके बिहाफ पर वो शहनाज को पकड़कर उससे पूछताछ कर सके। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने शहनाज का फोन मांगा, जिसके बाद शहनाज ने तुरंत अपना आईफोन निकालकर पुलिस के हाथों में सौंप दिया। और ये आईफोन किसी और ने नहीं बल्कि जफरुद्दीन ने ही तकरीबन 3 महीने पहले शहनाज को गिफ्ट दिया था। जब पुलिस की साइबर सेल ने इस फोन को खंगाला तो उनको इसमें कुछ अजीब नहीं मिला। सब जाने पहचाने नंबर थे और ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके। अब यहाँ पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। अब पुलिस को पता था कि शहनाज ऐसे तो टूटने वाली नहीं है। अगर उसने कुछ किया भी होगा तो भी यहाँ वो नहीं बताएगी। इसलिए पुलिस ने शहनाज के बजाय उसके दोनों बेटों से पूछताछ की और फिर छोटे बेटे ने पुलिस को बताया कि मम्मी एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करती हैं। एक तो उसने पुलिस को दे दिया था, दूसरे के बारे में उसने पुलिस को बताया ही नहीं था। और जब पुलिस को पता चला कि शहनाज के पास 2 मोबाइल फोन है तो वो तुरंत शहनाज के पास गए और उस पर दबाव डालकर उन्होंने वो दूसरा मोबाइल फोन भी निकलवा लिया। पुलिस ने जब दूसरा फोन साइबर सेल को दिया तो उस फोन के बारे में जो जानकारी पुलिस को मिली उससे शहनाज की सारी काली करतूतें पुलिस के सामने आ गई। उस फोन के अंदर जो सिम कार्ड था वह किसी कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था और उस फोन से सिर्फ और सिर्फ कमाल उर्फ नन्हे से ही बात की जाती थी। अब यहाँ सारा केस साफ हो चुका था। ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हम प्रेम प्रसंग का भी कह सकते हैं। 27 जून 2022 के दिन शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों को आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की गई। पहले तो शहनाज इधर उधर बात को घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहनाज और नन्हे ने सारी कहानी पुलिस को बताई। शहनाज ने बताया कि जब वो 5वीं क्लास में थी, उम्र करीब 13-14 साल, इसी छोटी उम्र में शहनाज की कमाल नाम के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती हो गई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। धीरे धीरे ये बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची तो दोनों के माँ बाप को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग दी गई। इसके बाद भी दोनों नहीं माने तो स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद शहनाज ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया और इधर कमाल पढ़ाई छोड़ देता है। अब क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ चुका था तो उसे कोई काम धंधा करना था और यही चीज सोचकर उसने बिजली की कारीगरी सीखी और वो एक इलेक्ट्रीशियन बन गया और शहनाज के ही गाँव में काम काज करने लगा। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो रहे थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि शहनाज बड़े घर से थी और कमाल छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन। इसी बीच शहनाज के घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया और जल्द ही उसकी शादी जफरुद्दीन से कर दी गई। चूँकि जफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था तो उसका ज्यादा वक्त विदेश में रहना होता था, तो शहनाज शादी के बाद भी कमाल से मिलने जुलने लगी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। सऊदी अरब में कमाए पैसों से जफरुद्दीन ने ससुराल के करीब में जमीन खरीद कर घर बनाया ताकि बच्चों की ठीक से परवरिश हो सके। अब
शहनाज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बाप से अलग अपने घर में रहने लगी, बिल्कुल आजाद, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला था। कमाल और शहनाज दोनों का प्यार बढ़ने लगा। कमाल प्यार से शहनाज को शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ बोलता था। बिग बॉस वाले शहनाज सिद्धार्थ की तरह। पति विदेश में था और यहाँ ये दोनों अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगे। कमाल की शादी नहीं हुई थी। कमाल डेली शहनाज के घर में आता जाता था। छोटा बच्चा तो कमाल को अब्बू कह के बुलाने लगा था। धीरे धीरे बड़ा बेटा समझदार होने लगा और वो सब कुछ देख रहा था। एक दो बार बेटे ने फोन पर जफरुद्दीन को कमाल और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बताया। जफरुद्दीन परेशान रहने लगा। शहनाज और जफरुद्दीन के बीच इसी बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ। जफरुद्दीन ने शहनाज को बहुत समझाया, लेकिन उसके सिर पर इश्क का भूत सवार था। वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं थी। परेशान होकर जफरुद्दीन ने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब से आकर जफरुद्दीन नोएडा में नौकरी करने लगा और ये भी फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ नोएडा में ही रहेगा ताकि कमाल से शहनाज का पीछा छूट जाए। इतना ही नहीं, उसने शहनाज के पटना जाने पर भी रोक लगा दी। इसी तरह 2 साल गुजर गए और जफरुद्दीन को लगा कि कमाल शहनाज का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जफरुद्दीन ने बीवी को आईफोन दिया था तो वो बीच बीच में शहनाज का मोबाइल भी चेक करता था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो जफरुद्दीन और भी इत्मीनान में था। वो खुश था। उसे यकीन हो चला था कि शहनाज का रिश्ता खत्म हो चुका है। लिहाजा उसने इस बार की ईद अपने घर में यानी फुलवारी शरीफ में मनाने का फैसला किया। लेकिन जफरुद्दीन को यह जानकारी नहीं थी कि शहनाज के पास एक दूसरा मोबाइल फोन भी था जो वो अपने शौहर से छुपाकर इस्तेमाल करती थी। शहनाज को ये फोन किसी और ने नहीं बल्कि कमाल ने ही दिया था। वो कमाल से अकेले में बातचीत किया करती थी। इसी दौरान दूसरे मोबाइल से बेखबर जफरुद्दीन ईद मनाने परिवार समेत फुलवारी शरीफ जाने की तैयारी करने लगा। शहनाज ने कमाल को ये बात बता दी कि वो परिवार समेत पटना आ रही है और इस बार हर हाल में जफरुद्दीन को रास्ते से हटाना है। जिसके बाद परिवार पटना पहुंच गया और जब जफरुद्दीन शाम में शॉपिंग करने पटना चला गया, उसी दौरान शहनाज ने कमाल को घर में बुला लिया और एक कमरे में छुपा दिया। जब शॉपिंग करके जफरुद्दीन घर वापस आता है तो सभी साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पर आज शहनाज किसी भी कीमत में नहीं चाहती थी कि जफरुद्दीन उसके बेडरूम में सोए। शहनाज उसे ड्राइंग रूम में सुलाना चाहती थी ताकि उसका काम तमाम किया जा सके। लिहाजा प्लानिंग के तहत जैसे ही जफरुद्दीन सोने के लिए अपने बेडरूम में आया तो शहनाज उससे लड़ना शुरू कर दी। लिहाजा जफरुद्दीन भी गुस्से में आ गया और अनजाने में ही सोने के लिए बाहर लिविंग रूम में चला गया। रात को मौका देखकर शहनाज ने अपने घर में छुपे हुए कमाल को बुलाया और उसे मर्डर वेपन के रूप में प्रेशर कुकर दिया और कहा कि यही एकमात्र सहारा है जो जफरुद्दीन को हमारे बीच से हटा सकता है। और यहाँ कमाल ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों वार किए जफरुद्दीन के सर के ऊपर और उसका काम तमाम वहीं कर डाला। इस मौत की वारदात को लूट की शक्ल देने के लिए शहनाज ने अपने गले की चेन कमाल को दे दी और फिर वहाँ से कमाल को भगा दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने शहनाज और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। एक अंधे प्यार के चलते जफरुद्दीन के दोनों बेटों के सिर से बाप का साया उठ गया। शहनाज और कमाल इस समय पटना के जिला जेल में बंद हैं और कोर्ट में उनकी सुनवाई जारी है। दोस्तों, अभी कोर्ट की तरफ से इस केस में कोई फैसला नहीं आया है। इस केस में जो भी फैसला आएगा वो हम आप सभी के लिए अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जरूर पोस्ट करेंगे। इक्कीस जनवरी 2016 की सुबह 8 बजे गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में रहने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर कुछ मजदूर अपने काम के सिलसिले में पहुंचते हैं। 2 मंजिल के घर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव 2nd फ्लोर में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहते थे। उनकी मां और भाई 1st फ्लोर में रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, जिसके लिए मजदूर सुबह सुबह उनके घर पहुंचे। मजदूरों ने पहले दरवाजे के बाहर से ही डॉक्टर साहब को आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब किसी काम से बाहर गए होंगे। ये सोचकर जैसे ही सभी मजदूर घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ का मंजर देख के उनकी चीखें निकल जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की लाश सामने बेड पर पड़ी हुई थी। उनके बगल में उनके 4 साल के बेटे नितिन की भी लाश पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दूसरे कमरे में बंद उनकी पत्नी जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। अब दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनके 4 साल के बेटे को किसने मारा? इस घर में क्या कुछ हुआ? क्या इस घर में चोरी हुई या किसी अपने ने ही कोई खौफनाक साजिश रची? ये सब हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं।
गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के परिवार में उनकी मां बागेश्वरी देवी, उनकी पत्नी अर्चना यादव, 4 साल का बेटा नितिन, 2 भाई और उनकी बीवी बच्चे रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जब 5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तीनों भाइयों में ओम प्रकाश यादव सबसे छोटे भाई थे, तो दोनों बड़े भाइयों ने ओम प्रकाश यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका क्लिनिक खोलने तक का सारा खर्च उठाया। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का एक भाई इंस्पेक्टर है और खुद ओम प्रकाश यादव डॉक्टर, लिहाजा इलाके में इनके परिवार की बहुत इज्जत थी। ओम प्रकाश यादव बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के इंसान थे। जब वो पढ़ लिख कर आँखों के डॉक्टर बन गए तब उनकी मां बागेश्वरी देवी ने अपने बेटे ओम प्रकाश की शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की शादी की बात चली तो गोरखपुर जिला के बड़े बड़े खानदानों से उनके लिए रिश्ता आना शुरू हो गया। ऐसे में ओम प्रकाश यादव की मां ने अपने दोनों बड़े बेटों से राय मशवरा करके सिंगापुर में रहने वाली लड़की के साथ ओम प्रकाश की शादी कर दी। लड़की के परिवार वाले मूल रूप से गोरखपुर के ही रहने वाले थे। लड़की के पिता सिंगापुर में जॉब करते थे और इसी वजह से वो अपना परिवार लेकर वहीं बस गए थे, पर वो अपनी बेटी की शादी इंडिया में ही करना चाहते थे। शादी के बाद जब वो लड़की ससुराल आई तो उसे यहाँ का रहन सहन नहीं भाया और 6 महीने बाद ही वो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से तलाक लेकर वापस सिंगापुर चली गई। इसके बाद साल 2009 में बड़े भाई मुसाफिर यादव के प्रयास से ओम प्रकाश की दूसरी शादी अर्चना के साथ हुई। अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी पीएसी में कंपनी कमांडर थे। दीपचंद यादव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे, पर बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए वो लखनऊ में ही सेटल हो गए थे। अर्चना का बचपन भी लखनऊ में ही बीता, यहीं से उसने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की थी। अर्चना के पिता की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थी, इसलिए न तो उसे कभी पैसों की कमी पड़ी और न ही रुतबे की। और इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। खैर, शादी के कुछ दिन तक अर्चना और ओम प्रकाश का रिश्ता काफी अच्छा था। पति पत्नी के बीच में प्यार था और घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के लगभग 3 साल बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया तो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की खुशी दोगुनी हो गई। इधर एक बच्चे की मां बन जाने के बाद अर्चना की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। वो शुरू से ही आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और घर परिवार के बंधन से वो ऊब चुकी थी, लिहाजा वो परिवार वालों से अलग रहने के लिए अपने पति पर दबाव बनाने लगी। डॉक्टर ओम प्रकाश ये नहीं चाहते थे। वो अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करते थे, पर इसके बावजूद जब अर्चना अपने जेठ जेठानी से अलग खाना बनाने लगी तब मजबूरन ओम प्रकाश को भी अर्चना का इसमें साथ देना पड़ा। डॉक्टर ओम प्रकाश का घर 2 फ्लोर का था, तो जब अर्चना अलग रहने की जिद करने लगी तो परिवार वालों ने ऊपर का फ्लोर ओम प्रकाश और अर्चना को रहने के लिए दे दिया। बाकी परिवार के सभी लोग नीचे के फ्लोर में रहते थे। अब घर के कामकाज के बाद अर्चना के पास काफ़ी समय बच जाता था। इस समय को काटने के लिए उसने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लिया और दिन भर इसी पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने लगी। एक दिन अर्चना ने घर के कामकाज से फ्री होकर फेसबुक ऑन किया तो काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसने इनमें से कुछ को तो डिलीट कर दिया, पर अचानक एक रिक्वेस्ट पर उसकी नज़र रुक गई और ये रिक्वेस्ट थी अजय यादव की। अजय यादव की प्रोफाइल में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, डिम्पल और अखिलेश यादव के साथ अजय की फोटोज देखकर वो उसकी दोस्त बन गई। अर्चना के पिता हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते थे, जिसकी वजह से वो कई बार मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से मिल चुकी थी और यही वजह थी कि उसने तुरंत अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद वो दोनों घंटों घंटों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। अजय यादव फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद इलाके का रहने वाला था और वहीं के एक स्कूल में टीचर था। अजय की बातों से अर्चना को लगता था कि राजनीति में उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच में ऐसी ही चैटिंग चलती रही और फिर जब अर्चना को अजय से बातें करना अच्छा लगने लगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर अजय को दे दिया। अब उनकी ये बातचीत फ़ोन कॉल पर भी होने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब भी अर्चना घर में अकेली रहती थी तो वो अजय से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात करती थी और ये बात ओम प्रकाश को कतई पसंद नहीं थी। शुरू में ओम प्रकाश ने अर्चना से कई बार ये जानने का प्रयास किया कि वो किससे और क्या बात करती है, पर इसका जवाब देने की बजाय अर्चना बात को टाल देती थी। धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पति पत्नी के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई। इसी दौरान एक बार अर्चना का लखनऊ जाना हुआ तो उसने अजय को भी मिलने के लिए लखनऊ बुला लिया। अर्चना के बुलावे पर अजय तुरंत लखनऊ आ गया।
अजय जब अर्चना से मिलने उसके मायके आया तब संयोग से उस समय घर पर कोई नहीं था। यही इनकी पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अर्चना अजय से इतनी प्रभावित हुई कि वो ये भूल गई कि वो शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। उस दिन के बाद से अब जब भी अर्चना का मन अजय से मिलने का होता तो वो अपने पिता के घर लखनऊ चली आती। इस दौरान अर्चना ने ही अजय से बताया कि वो अपने पति से छुटकारा चाहती है और फिर दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड का प्लान तैयार किया। 20 जनवरी की शाम को डॉक्टर ओम प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ पड़ोस में हो रही एक शादी में गए हुए थे। प्लानिंग के मुताबिक उसी शाम अजय ट्रेन से गोरखपुर पहुंचता है। मोहल्ले वालों की नजरों से बच बचा के अजय अर्चना के घर में प्रवेश करता है। ओम प्रकाश के घर वापस आने से पहले अर्चना ने अजय को बगल वाले कमरे में छुपा दिया। रात 10 बजे पार्टी से लौटने के बाद पत्नी की प्लानिंग से अनजान ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ बेडरूम में सो गया। रात 12 बजे के बाद अर्चना ने अजय के मोबाइल पर फोन करके अपने पति और बच्चे के सो जाने की जानकारी दी, जिसके बाद अजय हथौड़ा लेकर बेडरूम में घुसता है और फिर ओम प्रकाश यादव के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार करता है। इसी बीच बेटे नितिन की आंख खुल जाती है तो दोनों डर जाते हैं कि अब उनका ये राज सबके सामने खुल जाएगा। इसके बाद अर्चना अपने बेटे का मुंह जोर से दबा देती है और अजय को बोलती है कि हथौड़े से बेटे को भी मार दो, पर 4 साल के बच्चे का चेहरा देखकर अजय की हिम्मत टूट गई। वैसे भी वो एक स्कूल का टीचर था जहां ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। अजय के मना करने के बाद अर्चना ने अपने ही हाथ से अपने बेटे का गला घोंटकर उसे मार डाला। दोस्तों, जरा एक बार सोच के देखिए कि जो माँ 9 महीने तक अपने बेटे को अपनी कोख में पाली हो, उसने 9 मिनट भी नहीं लगाए अपने बेटे को मौत की नींद सुलाने में। इसके बाद दोनों ने इस कत्ल की वारदात को लूट का रूप देने के लिए कमरे का सारा सामान बिखेर दिया और प्लान के अनुसार अजय ने अर्चना को बगल वाले कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और उसके बाद अजय ने बाहर के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया, जिससे पुलिस वालों को ये लगे कि चोरों ने इसी दरवाजे से घर में प्रवेश किया था और फिर रात के अंधेरे में अजय वहीं से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब मजदूर घर के कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें घर का मेन डोर खुला हुआ मिलता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर वो लोग चीखने लगते हैं। सामने बेड पर खून से सनी ओम प्रकाश और उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। सारे मजदूर खून खून चिल्लाते हुए उल्टे पांव कमरे से बाहर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी बगल के कमरे से ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना की चीखने की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से दरवाजा पीटकर दरवाजा खोलने को कह रही थी, पर किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं पड़ी उस दरवाजे को खोलने की। मजदूरों की चीखें इतनी तेज थी कि घर के नीचे रहने वाले परिवार वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसी भीड़ में से किसी ने तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। जब तक पुलिस आती तब तक परिवार वालों ने अर्चना को उस रूम में से बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही अर्चना जोर जोर से रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के कत्ल से पूरे परिवार में मातम छा गया था। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर का मुआयना करती है तो देखती है कि घर के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ था। अर्चना यादव जिस रूम में थी वो बाहर से लॉक किया हुआ था और घर का कुछ सामान गायब भी था। ये सब देखकर पुलिस को लगा कि शायद ये मामला लूटपाट का है और डॉक्टर साहब ने विरोध किया होगा तो चोरों ने उन्हें मार दिया। अब जब तक कि पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचती तब तक पुलिस वालों को यूपी सीएम ऑफिस से लेकर यूपी के राजभवन तक से फोन आ चुके थे, क्योंकि अर्चना के पिता उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे और डॉक्टर ओम प्रकाश के एक रिश्तेदार यूपी के राज्यपाल की सिक्योरिटी में तैनात थे। तो अब दबाव पुलिस पर दोनों तरफ से आ चुका था, जिस वजह से ये केस काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। पर दोस्तों, ये केस जितना हाई प्रोफाइल बना था उतनी ही जल्दी पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस राज को छुपाने के लिए अर्चना ने अपने बेटे का गला दबाया था, उसे पुलिस वालों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सबके सामने बेनकाब कर दिया था। अब कैसे पुलिस वालों ने इतनी जल्दी ये केस सॉल्व किया, आइए जानते हैं। पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले वो अर्चना से पूछताछ करती है। अर्चना कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। उसके पति और उसके बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और जिस वजह से वो दूसरे रूम में सो रही थी। पुलिस वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो अर्चना पर शक नहीं करते। उन्हें लगता है कि भला एक माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है। इसके बाद पुलिस वालों ने ओम प्रकाश की माँ बागेश्वरी देवी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे का पत्नी से अच्छा संबंध नहीं था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और विवाद की वजह थी अर्चना का किसी से घंटों फोन पर बात करना।
बस पहला क्लू पुलिस वालों को यहीं से मिल जाता है। पुलिस वाले तुरंत अर्चना का कॉल डिटेल निकलवाते हैं और वहां से उन्हें वो नंबर मिल जाता है जिस पर अर्चना घंटों बातें किया करती थी। पुलिस जब उस नंबर को सर्विलांस पे डालती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये नंबर है वो एक दिन पहले ही गोरखपुर आया है और कत्ल की रात उसका लोकेशन डॉक्टर ओम प्रकाश का घर ही दिखा रहा था। इसके बाद पुलिस तुरंत गोरखपुर स्टेशन के पास मौजूद एक ढाबे से अजय को गिरफ्तार कर लेती है। इससे पहले अजय अपनी सफाई में कुछ कह पाता, पुलिस को उसके सामान से डॉक्टर ओम प्रकाश के घर से चुराया हुआ सोने का चेन, मोबाइल और उनका पर्स मिल गया, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश का पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में अजय यादव ने अपना सारा गुनाह कबूल लिया और पुलिस को उस रात की सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने अर्चना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। 17 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उन दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों जेल में अपने पापों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।